एसेट्स होगा कि इस कंपनी से रिलेटेड क्या क्या आईपी का एसेट्स है, हाउ दिस आईपी एसेट्स विल बी वैल्यूड इन फ्यूचर गुडविल्स. Again, is there any infringement took place due to this transaction? If yes, then try to identify those infringement, and by that infringement, if there is any potential risk or potential threat to the transaction, so that by this IPR due diligence, a venture would be able to take the informed decision or a sound decision in respect of the stability of their business. कि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो चाहता है कि भविष्य में मेरे बिजनेस जो है वो स्टेबल रहे. We do not want to take any risk or potential threat that will be arise due to any reason. कोई भी potential threat को नहीं चाहता है. तो अगर कोई potential threat को नहीं चाहता है और informed decision लेना चाहता है in order to continue their stable business, अपने business को stable रखने के लिए, तो उसको ये IP due diligence करना ही पड़ेगा. MSME को चाहे स्टार्टअप हो या कोई भी अगर स्टार्टअप से डील कर रहा है या एमएसएमई से डील कर रहा है तो उसको भी ये ड्यू डिलिजेंस आईपीआर के रिस्पेक्ट में करना होगा. एंड वी सेड अर्लियर स्टार्टअप आर बेसिकली इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन. स्टार्टअप कोई भी होता है तो वो इनोवेशन पे ध्यान देता है नॉर्मली. कुछ उसके पास इनोवेटिव आइडियाज होते हैं और उस इनोवेटिव आइडियाज को लेके वो उसको बिजनेस स्केल करके मार्केटिंग करके वो उसको इंटरप्रेनर उसको स्टार्ट करता है. तो अगर वो किसी इनोवेशन पे आधारित है तो नेचुरल है कि उसके किसी भी तरह का आईपी एसेट्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, आईपी होगा ही होगा. अगेन अगर आईपी होगा तो प्रॉपर उसका आईपी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होना है या नहीं है, दिस वी विल एग्जामिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ आईपीआर. उसका आईपीआर पोर्टफोलियो सही ढंग से मैनेज है या नहीं है, उसके लिए हम लोग को आईपीआर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है. एंड बाय दैट आईपीआर ड्यू डिलिजेंस we come to know the valuation of their IPR assets, again identification of their IPR assets, again in respect of intellectual property rights, their term will be completed or not, or if there is any potential threat to the infringement in the future for carry out the stability of the business. So these are the things which we will do in IPR due diligence. And that is a very complex kind of thing. It's not so easy because there are so many checklists will be provided to those attorneys who are doing IPR due diligence. And on the basis of these checklists, the attorney will be able to make this IPR due diligence in respect of IPR assets of that concerned MSMEs as well as startup. Now, once we understand, we will take this understand it through an example. And through one thing we can also be add on here, patent, copyright, then trademark, then geographical indication, then plant variety. These all are being recognized as IP and intellectual property rights. So these will be used for a certain period. Law gives the exclusive use right for a certain period only. It means कि इन सारी चीजों का जो ट्रेडमार्क पेटेंट है इसका कुछ सर्टेन पीरियड्स के लिए यूज होता है. जिसको भी ये ग्रांट हुआ वो उसको कुछ सर्टेन पीरियड तक ही यूज कर सकता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू आईपीआर ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज वंस पीरियड इज टू बी ओवर, अनलेस रिन्यूअल इज बीइंग अलाउड or a re-registration is being required, then he is not to be said as an exclusive owner of those rights. तो वो उसका exclusive owner नहीं कहा जाएगा. पहली बात हम लोग जाने कि IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो उसको उस IP पे मिला है वो कुछ लिमिटेड पीरियड्स के लिए मिला हो, वो लिमिटेड पीरियड पे मिला हो, वो उसको हमेशा के लिए नहीं मिल गया. तो अगर हम IPR ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि कंपनी जो क्लेम कर रही है इस IP पे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये तो उसको लिमिटेड पीरियड के लिए मिला हुआ है. तो क्या लिमिटेड पीरियड तो कहीं एक्सपायर नहीं हो गया है? जब हम उसे ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि उसका आईपीआर का जो पीरियड है ओवर तो नहीं हो गया. जैसे एज फॉर एग्जांपल, वंस पेटेंट इज बीइंग अलॉटेड, तो हियर द पीरियड इज फिक्स्ड बाय लॉ पेटेंट एक्ट 1970, 20 इयर्स. 20 ईयर का पीरियड है और आपने 20 ईयर वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है. तो क्या जो कंपनी क्लेम कर रही है कि मेरे पास इस चीज का पेटेंट है तो कहीं उसका पीरियड तो नहीं एक्सपायर कर गया, ड्यू डिलिजेंस रखना पड़ेगा. उसी तरह से अगर हम लोग ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कंपनी कह रही है कि ये लोगो मेरा ट्रेडमार्क है
ये टैगलाइन मेरा ट्रेडमार्क है, ये जो स्पेशल कलर है दैट इज माय ट्रेडमार्क। अगर डिजाइन के रिस्पेक्ट में कंपनी क्लेम कर रही है और ये कह रही है कि ये डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन या ग्राफिकल डिजाइन इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके रिस्पेक्ट में भी पीरियड है। तो ट्रेडमार्क के रिस्पेक्ट में भी पीरियड है, इनिशियली फॉर 10 years, then later on for 5 years. So that period is also very important, which is given to law. So this way, what you will understand, the intellectual property right gives the exclusive right to use on certain periods. जिसके periods होते हैं, तो वो periods का भी एग्जामिन करना जरूरी है कि whatever company is being claimed due diligence के वक्त, कि वो जो क्लेम कर रही है वो उसके पीरियड तो ओवर नहीं कर गए, या उसको री रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, या उसको फिर से रजिस्टर किए जाने की जरूरत है कंपनी की तरफ से, और वो कंपनी के द्वारा नहीं किया गया, तो आप तो उसको उसका आईपी समझ करके उससे ट्रांजैक्शन डील कर लेंगे। लेटर ऑन यू विल फाइंड इट कि नहीं नहीं ये तो इनका पीरियड ही ओवर हो गया है। So that needs to be taken care. Within the period we are